फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो एनसीईआरटी क्लास 7 की हिस्ट्री चल रही थी उसका पहला लेसन तो कंप्लीट करा दिया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट आपका दूसरा लेसन चल रहा था, तो दूसरे लेसन का पहला लेक्चर भी कंप्लीट कर दिया गया था। आज हम बात करने वाले हैं उसी यानी दूसरे लेसन पे ही हम लोग आज भी पढ़ेंगे। उसका जो दूसरा पॉइंट क्या है, हमने कल किस पर इसको समाप्त किया था, आज हम वहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे और हम लोग जानेंगे कि कल हम लोगों ने ये पढ़ा था लेसन 2 के अंतर्गत यानी पार्ट 2 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सल्तनत काल की शुरुआत। तो हम लोगों ने ये देख लिया था कि सल्तनत किसे कहते थे और इस काल की शुरुआत कैसे हुई। फिर हम लोगों ने कल हमने आपसे ये कहा था कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो ये होगा कि सल्तनत यानी सुल्तनत के सामने क्या चुनौतियाँ थी। ओके दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सल्तनत, एक भैया ने कमेंट किया है कि सुल्तान किसे कहते थे, तो मैं उनसे ये बता दूं जिस समय यानी कि जो सल्तनत होता है ना उस समय राज्य को कहा जाता था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले, देखिए सरदार जिन्हें अमीर कहा जाता था, हम उस भैया का क्वेश्चन बता रहे हैं जिन्होंने ये पूछा था कि सुल्तान किसे कहते थे। तो मैं आपको बता रही हूँ वही चीज़, आप समझिए सुल्तान क्या होते थे। सुल्तान किसे कहते थे, तो सरदार जिन्हें अमीर कहा जाता था, तुर्क और अफगान वो कबीले के होते थे। इनमें जाति श्रेष्ठता तथा सल्तनत में ऊंचा स्थान पाने की हमेशा क्या रहती थी, लालसा रहती थी, होड़ रहती थी कि ये हमेशा चाहते थे, कौन, तुर्क लोग। ये तुर्क लोग हमेशा चाहते थे कि मैं जाति श्रेष्ठता में भी आगे रहूं और हमेशा मैं ऊंचा स्थान मुझे हमेशा ऊंचा स्थान ही मिले। ठीक है, तो ये लोग इस सोच में रहते थे, कौन, तुर्क लोग होड़ रहती थी। इन्हें अमीरों सरदारों से ही सुल्तान होता था, यानी कि जो बहुत सारे क्या रहते थे, सरदार, बात समझिए, सरदार। और इसी सरदारों में क्या होते थे, इसी सरदारों में इन्हें ही कहा जाता था इन्हें सरदारों को ही कहा जाता था अमीर। अब ये समझिए, यहाँ मैंने आपको कहा कि इन सरदारों को ही कहा जाता था अमीर। अब जो बहुत से अमीर हुआ करते थे, तुर्क और अफगान कबीले के होते थे, इनमें जाति श्रेष्ठता तथा सल्तनत में ऊंचा स्थान पाने की हमेशा क्या रहती थी, लालसा रहती थी, होड़ रहती थी। इन्हें ही क्या कहा गया, इन अमीरों को ही कहा जाता था सुल्तान। यानी कि इसमें जो सबसे अधिक शक्तिशाली होते थे उन्हें ही कहा जाता था क्या, सुल्तान। जैसे कहते नहीं कि आप यहाँ के सुल्तान हो, आप यहाँ के राजा हो, आप यहाँ के शासक हो, तो उस समय शासक को यानी राजा को ही कहा जाता था सुल्तान। तो ये तो हुआ भैया आपका क्लियर कि सुल्तान किसे कहते थे। अब हम आगे चलते हैं। क्या बात है कि इन्हें ही सरदारों में से सुल्तान होता था, ये तो आप जान गए। सुल्तान होने के लिए सैनिक योग्यता, शासकीय क्षमता का होना आवश्यक था। इन क्षमताओं के प्रभाव से वह सुल्तान बन जाता था। जिसके पास सैनिक योग्यता होगी, जिसके पास वो कुशल होगा सैनिक, तो वो क्या होता था, वो सुल्तान बन जाते थे। और तभी तुर्क अमीरों का समर्थन प्राप्त करना भी संभव था। जब वो ऐसे होता था तभी वो सुल्तान के लिए अमीर सरदारों का समर्थन और विश्वास जरूरी था। उसे हमेशा भय रहता था। कल मैंने आपको ये बताया था कि जो सुल्तान होते थे, ये सुल्तान, इन्हें हमेशा इस बात का डर रहता था कि जो मुझसे और बाकी जो सुल्तान है वो कहीं मेरे प्रति कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे कि मुझे जाल में फंसा दिया जाए। तो वो हमेशा, इस सुल्तान का टाइम हमेशा उसी में निकलता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। वो हमेशा इसमें अपना पूरा समय व्यतीत कर देता था सुल्तान, कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे प्रति, कहीं मैं फंस ना जाऊं। तो इस वजह से उसका सारा टाइम इसी में बीत जाता था, किसका, सुल्तान का। तो और मैं आपको बताऊं कि सुल्तानों को इन अमीरों सरदारों में संतुलन भी बनाए रखना पड़ता था। तो सुल्तान होते थे, मैंने कहा इस अमीरों में से तो कुछ एक सुल्तान होता था, तो इस अमीरों में सुल्तान को क्या होता था, संतुलन बनाए रखना पड़ता था, बराबरी, वही बात हो रही है। जो सुल्तान थे वो इस्लाम धर्मावलंबी थे। यहाँ बात समझिए, एक शब्द आया है धर्मावलंबी करके। धर्मावलंबी का क्या अर्थ होता है, तो धर्मावलंबी का अर्थ होता है धर्म का आश्रय लेने वाला। समझ लीजिए, धर्म का आश्रय लेने वाला।
धर्मावलंबी उसे कहते हैं जो धर्म का आश्रय लेता है। ठीक है, समझ गए आप कि धर्मावलंबी किसे कहते हैं। सुल्तान इस्लाम धर्मावलंबी थे। जो सुल्तान थे वो इस्लाम क्या था, इस्लाम एक धर्म था। तो इस्लाम जो सुल्तान थे वो सुल्तान धर्मा यानी सुल्तान जो थे वो इस्लाम के धर्मावलंबी थे, यानी कि वो इस्लाम धर्म का आश्रय लेते थे। कौन? सुल्तान। तो यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि वो धर्मावलंबी थे, यानी कि वो धर्म का आश्रय लेते थे, यानी कि धर्म का आश्रय लेने वाला जैसा कि सुल्तान लेते थे, वही बता रहे हैं हम आपको। बाहरी देशों से आए थे। ये जो सुल्तान थे वो कहाँ से आए थे? वो अदर देशों से आए थे, यानी कि यहाँ के रहने वाले वो नहीं थे सुल्तान। इसीलिए भारतीय जनता पर शासन करने के लिए तुर्क अमीरों, उलेमा आदि को खुश करने के लिए साथ ही हिंदुस्तानी जनता से भी संपर्क बनाते थे। कौन? सुल्तान, जो तुर्की सुल्तान लोग थे, क्योंकि सल्तनत में विद्रोह का भय हमेशा बना रहता था। वो भारतीय लोगों से इसलिए वो संपर्क बनाना चाहते थे ताकि वो हमेशा मतलब यहाँ पे विद्रोह का जो भय था वो हमेशा बना रहता था। तो इस वजह से सल्तनत कालीन शासकों ने आंतरिक शक्ति बनाए रखने के लिए और शासकीय प्रबंध, राज्य विस्तार, बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए मजबूत सैन्य संगठन भी बनाए थे। अब वो संगठन क्या है हम वो भी आपको बताएंगे। वो संगठन जो है जो संगठन थे इन्हें कहा जाता था प्रारंभिक तुर्क और खिलजी वंश हो गया। यहाँ हो गया तुगलक वंश और ये हो गया शैद वंश और लोदी वंश। इसमें ये लोग क्या थे? प्रमुख थे। समझिए, सल्तनत जो थे, सल्तनत कालीन जो शासक थे, बात समझिए, यही से मेन पॉइंट है ये सब जो आप देख रहे हो। सल्तनत कालीन जो शासक थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने आंतरिक शांति और शासकीय प्रबंध हो गया, राज्य विस्तार हो गया, और जो बाह्य आक्रमण होते थे, समझिए। अब ये समझिए कि जो सल्तनत कालीन शासक होते थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने आंतरिक शांति, शासकीय प्रबंध और राज्य विस्तार, बाह्य आक्रमण से क्या हुआ? अपनी रक्षा के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी रक्षा के लिए मजबूत संगठन बनाया। तो जो संगठन बनाया था वो संगठन क्या था? तो यही संगठन बनाया था उन्होंने। इसमें प्रमुख थे जैसे कि प्रारंभिक तुर्क हो गए, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया और लोदी वंश हो गए। ये इसमें प्रमुख थे। तो ये सब क्या थे? ये सब जो सल्तनत कालीन शासक थे उन्होंने अपनी रक्षा के लिए, कौन सी रक्षा? आंतरिक शांति बनी रहे राज्य में, शासकीय प्रबंध बना रहे राज्य में, राज्य का विस्तार हो और बाह्य आक्रमण से हमारी रक्षा की जा सके। इस सब सोच की वजह से क्या किया? सल्तनत कालीन शासकों ने क्या किया? ये संगठन बनाए। जो संगठन बनाए तो यही संगठन थे प्रारंभिक तुर्क, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश इसमें प्रमुख थे। तो यहीं से अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कि खिलजी वंश क्या होता है, तुगलक वंश क्या होता है और सैयद वंश क्या होता है, लोदी वंश क्या होता है। ओके दोस्तों, तो आपने इतना समझा?
जैसे कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके सामने बहुत सी चुनौतियां थी। क्या चुनौतियां थी? जैसे देश को एकता में कैसे, यानी कि एक सूत्र में कैसे बांधा जाए, जो अलग अलग प्रांत बटे हुए थे भारत में उसको एक कैसे किया जाए, और आर्थिक रूप से भी काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी जब हमारा देश क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। ओके बात, तो हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद उसके सामने कुछ चुनौतियाँ आई। क्या चुनौतियाँ आई? तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जब सल्तनत काल की शुरुआत हुई तो इसके सामने भी बहुत सी चुनौतियां आई थी। क्या चुनौतियां आई थी? तो वो यही चुनौतियां थी जैसे कि सल्तनत की आंतरिक सुरक्षा, सल्तनत में आंतरिक शांति बनी रहे। क्या उसके लिए क्या करना चाहिए? ये एक चुनौती ही हुई ना भाई। जब आपको क्वेश्चन के बजाय आंसर ढूंढना पड़े तो वो एक क्या होता है, चुनौती ही बन जाती है कि हमें इसका सवाल, हम इसका आंसर कैसे हेरें। तो ये एक चुनौती ही थी। यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा कैसे की जा सके, और फिर दूसरा शासकीय प्रबंध कैसे किया जा सके, तीसरा राज्य का विस्तार कैसे किया जा सके, चौथा बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा कैसे की जा सके। तो ये एक चुनौतियां ही थी किसके सामने, इन सल्तनतकालीन जो शासक थे उनके सामने यही चुनौतियां थी। तो यहाँ पे आपका यही टॉपिक था। इसके अंतर्गत दूसरा टॉपिक यही था कि सल्तनत यानी सुल्तानत के सामने क्या चुनौतियां थी। सल्तनत राज्य जो प्रांत हो गया, सुल्तानत यहाँ के रहने वाले सुल्तान हो गए। तो यहाँ आप समझ रहे हो, मैंने क्वेश्चन में लिखा है। तो सुल्तनत यानी कि सल्तनत के सामने क्या चुनौतियां थी, तो वो यही चुनौतियां थी। और इस चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सैन्य संगठन को बनाया जिसमें प्रमुख थे क्या, यही संगठन थे, यानी कि प्रारंभिक तुर्क थे, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश, लोदी वंश। ये क्या थे? ये एक सैन्य संगठन थे सुल्तानों के। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए इन्हीं की नियुक्ति की। अब हम इसमें एक एक को पढ़ेंगे कि खिलजी वंश क्या होता है, तुगलक वंश क्या होता है, लोदी वंश क्या होता है। ओके दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो ये होगा, जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया था, प्रारंभिक तुर्क शासक यानी कि गुलाम वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो कि गुलाम वंश कहाँ से, यानी कि गुलाम वंश जो था ये 1206 से 1290 तक चला था। ये डेट याद रखिएगा। अब हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। आप लोग जानते हो कि गुलाम वंश में सबसे पहले कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, फिर उसके बाद इल्तुतमिश। तो हम धीरे धीरे इन लोग के बारे में क्या करेंगे, इन लोग के बारे में अब पढ़ेंगे। तो हमने वहाँ पे संगठन के बारे में बताया जिसमें प्रमुख संगठन था, पहला यही था प्रारंभिक तुर्क यानी कि गुलाम वंश। तो अब हम लोग एक एक करके इस पॉइंट के बारे में जानेंगे। आई होप कि दोस्तों मैंने जो अभी तक पढ़ाया वो आपको समझ में आए होंगे, और अगर आप लोग को जो भी चीज़ें ना समझ में आए तो आप लोग उसे कमेंट में बेशक पूछ सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।